हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है गैग्नेस थ्योरी ऑफ लर्निंग, 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड आपका लास्ट में लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लास्ट में लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। तो चलो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप आंसर में क्या लिखोगे? गैग्ने के बारे में थोड़ा सा, ठीक है, कि वो कौन थे। उनका पूरा नाम था रॉबर्ट एम गैग्ने। उन्होंने दी थी गैग्नेस थ्योरी ऑफ लर्निंग। वो एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बुक लिखी थी कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ठीक है। और उनकी जो थ्योरी है वो किस किस पे बेस्ड है? बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निटिविज्म पे। इस थ्योरी को हम और क्या बोलते हैं? हायरार्किकल लर्निंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। और इस थ्योरी का मेन वो कॉन्सेप्ट क्या है? दैट लर्निंग अकर्स इन स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स लेवल। ठीक है, सिंपल से कम्प्लेक्स लेवल में आपकी लर्निंग होती है। इंट्रोडक्शन और आगे क्या लिख सकते हो? ये तो आपने गैग्ने जी के बारे में बता दिया। अब आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन भी देनी पड़ेगी। तो आप क्या बोलोगे कि जो गैग्ने थ्योरी है उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया? डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स। उन्होंने क्या बोला? दैट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस आर नेसेसरी टू प्रमोट लर्निंग. लर्निंग इवेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ cumulative एंड सिक्वेंशियल मैनर। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन मस्ट प्रोवाइड कंपोनेंट टास्क एंड प्रॉपर सीक्वेंस फॉर इफेक्टिव लर्निंग। ठीक है, ये आप 2-3 पॉइंट्स लर्न कर सकते हो और ये लिख के आने हैं आपको। फिर डेफिनेशन दे देनी है आपने लर्निंग की। That according to Gagne, that learning is a result of different kinds of human behavior. It involves changes in performance based on experience and practice. ठीक है, और लर्निंग इज अ क्यूमुलेटिव प्रोसेस दैट बिल्ड्स इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स ह्यूमन कैपेबिलिटीज। तो बेसिकली गैग्ने जी क्या बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन के डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्निंग ह्यूमन बिहेवियर है उसकी वजह से लर्निंग होती है। ठीक है, एज अ रिजल्ट लर्निंग होती है। ठीक है, और इसमें क्या क्या होते हैं? परफॉर्मेंस में आपके चेंजेस कैसे होंगे? एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस बेस्ड चेंजेस होंगे परफॉर्मेंस में। अगर कोई अच्छे से प्रैक्टिस करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस भी वैसे ही इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है आपका, ये भी कुछ पॉइंट्स हैं बट इसमें 2-3 पॉइंट्स बहुत है। तो इतना पार्ट जो है आपका इंट्रोडक्शन में आपने एक पेज में इसको करना है। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। इंट्रोडक्शन की थ्योरी किस बारे में बता रही है वो बताना है आपको। ठीक है, और एक डेफिनेशन में 1-2 लाइंस लिख देनी है। सो मूविंग फॉरवर्ड, ये है आपका गैग्ने हायरार्किकल थ्योरी। हेडिंग दोगे हायरार्की ऑफ लर्निंग बाय गैग्ने या गैग्ने हायरार्किकल थ्योरी। फिर ये ड्रॉ करके आना है। मैं इसको समझाती हूँ। तो ये क्या है? यहाँ से शुरू होता है। ये सिंपलेस्ट है, जो आपकी सिग्नल लर्निंग है ये सिंपलेस्ट है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आपकी थ्योरी चलती है। इसमें जो फर्स्ट 4 हैं, मतलब नीचे से फर्स्ट 4 है, ये आपके बिहेवियरिज्म की बात करते हैं, और जो ऊपर वाले 4 हैं ये कॉग्निटिविज्म की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स है? सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, चेन लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग या प्रिंसिपल लर्निंग, लास्ट है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसी तरह आपने ये बना के आना है। इससे टीचर को पता लग जाएगा कि बच्चे को समझ आ गई है चीज़ें। फिर सिग्नल लर्निंग जो है, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि हर पॉइंट में भी, अब आपको ऐसा तो है नहीं कि आप ये डायग्राम बना के आ जाओगे, थोड़ा थोड़ा लिखना भी पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा क्या लिख सकते हो आप? सिग्नल लर्निंग सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा आपका। तो सिग्नल लर्निंग में सिंपल आपको याद रखना है कि ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका किस पे बेस्ड है? पेवलव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पे, जो हमने पढ़ी थी। मतलब हम पढ़ते हैं अपने फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, कि वो जो है वो डॉग को खाना देता है, बेल साथ में बजाता है। तो जब वो डॉग को बिना खाने के बेल ही बजाता है तब भी डॉग को सलाइवेशन होती है। ठीक है, तो वो सिग्नल का काम कर रही है बेल। उसी तरह फॉर एग्जांपल, मान लो आप एक मैथ्स के टीचर हो और आपने बच्चों को टेस्ट दिया है मैथ्स का। तो एकदम से जैसे बेल बजेगी, उनको याद आ जाएगा कि मैथ्स की क्लास अब स्टार्ट होने वाली है और क्या है, हमारा टेस्ट है। तो बच्चे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? एंशियस हो जाएंगे। तो ये क्या है? सिग्नल लर्निंग। थ्रू सिग्नल्स आप सीख रहे हो, इसमें ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है,
आपको उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स मिल रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये आपका सेकंड पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट क्या है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। पहले तो लिख देना है इट इज़ बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनर गिवन बाय स्किनर एंड द थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक, दैट इज़ उसमें जो लॉज दिए थे ना उन्होंने, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है। तो उसमें जो लॉ ऑफ इफेक्ट है उस पर बेस्ड है ये, और ये बेस्ड है वॉलेंट्री एक्शंस पे। फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चे से पूछा कि बच्चों 2+2 क्या होता है, बच्चों ने आंसर दिया 4 होता है, ठीक है। उसके बाद आपने उनका प्रेज किया, आपको इमीडिएट जो है आपने उनको फीडबैक दे दिया, ठीक है। तो आपने क्या दिया? स्टिमुलस दिया कि 2+2 कितना होता है, बच्चों ने आंसर दिया 4 होता है, तो वो आपको रिस्पॉन्स मिल गया, ठीक है। तो इमीडिएट फीडबैक आप बच्चे को देते हो। एग्जाम्पल आपने बायोलॉजी में बच्चे से पूछा कि डिफ्यूजन क्या होता है, तो बच्चे बोलेंगे इट इज़ द मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो आपने इमीडिएट फीडबैक दिया, वेरी गुड बच्चों, आपने बहुत अच्छा बताया, ठीक है। तो ये होता है आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। चेन लर्निंग होता है स्टेप बाय स्टेप लर्निंग, ठीक है। चेन मतलब स्टेप बाय स्टेप, स्टेप्स में लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एग्जाम्पल मैथमेटिक्स का, कि आपने बच्चे को पहले क्या बताया कि 2+2 जो है आपका 4 होता है, ठीक है। मतलब आपने उनको सिंपल मैथ्स बताया, फिर धीरे धीरे आप उसको क्या लेके गए, आप उसको बताने लगे, आप 2 वाले सम बताने लगे कि 12+12 आपने प्लस करना है, तो वो बोलेगा 2+2 4 होता है, 1 1 2 होता है, तो क्या आंसर आ गया? 24। इस तरह आपने चेन में बच्चे को पढ़ाया। पहले आपने सिंगल लेटर्स वाले एडिशन के सम, उनको सिंगल नंबर्स वाले एडिशन के सम बताए, फिर आपने 2 डिजिट वाले एडिशन बताए बच्चों को। इस तरह उनको आपने स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया, ठीक है। उसी तरह मान लो आपने बच्चों को डिफ्यूज़न पढ़ाया, डिफ्यूज़न पढ़ाने के बाद आपने बच्चों को ऑस्मोसिस के बारे में बताया, ठीक है। और डिफ्यूज़न तो सिंपल है कि मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फिर आप उसको ऑस्मोसिस बताते हो कि इसमें भी मूवमेंट होगा, बट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपका मूवमेंट होगा। तो इस तरह आप बच्चे को समझाओगे चेन में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। वर्बल एसोसिएशन लर्निंग होता है आपका मेमोरी बेस्ड, ठीक है। इसमें आप बच्चे को इजी इजी मेथड्स बताते हो, चीज़ों को याद करने के, आप टर्म्स बताते हो, आप डेफिनेशंस बताते हो, ये आप उसमें क्या करते हो, उनको वर्ड्स बताते हो, ठीक है, कीवर्ड्स बताते हो कि इस तरह आपको ये चीज़ें याद रखनी है। जैसे कि आपने बच्चों को ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखवा दी, ऑस्मोसिस में आपने कीवर्ड्स बता दिया कि बच्चों अगर आपको एमसीक्यू में कहीं भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दिख जाता है तो आप क्या करोगे, उसको ऑस्मोसिस टिक करोगे, ठीक है। कि अगर मूवमेंट जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही है तो आप बोलोगे कि ये ऑस्मोसिस है। उसी तरह इसमें क्या होता है कि आप इसमें ज़्यादा किस पे बेस करते हो, मेमोरी बेस्ड लर्निंग होती है आपकी वर्बल एसोसिएशन। आप उसको एसोसिएट करने की कोशिश करते हो, जो आपने अभी तक चेन लर्निंग सब कुछ आपने स्टार्टिंग से पढ़ाया, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया, अब आप उसको एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। अब मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन में क्या होगा कि आप बच्चे को डिस्क्रिमिनेट करना सिखाओगे, ठीक है। आप बच्चे को डिस्क्रिमिनेट करना बताओगे कि कौन सी चीज़ें कैसे अलग है। फॉर एग्जांपल आपने बच्चों को पढ़ा दिया कि ऑस्मोसिस ये है, डिफ्यूज़न ये है, फिर आप बच्चों को क्या बोलोगे, अब आप उनको डिस्क्रिमिनेट करना बताओगे कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपको सेमी परमिएबल की बात आएगी तो आप ऑस्मोसिस बोलोगे, अगर आप सिंपल गैसेस का मूवमेंट बोला होगा तो आप उसको डिफ्यूज़न बोलोगे। इसको एक एग्जांपल ले सकते हैं। अब और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे कि 6th 7th क्लास में आप बच्चों को सेल का चैप्टर पढ़ाते हो, ठीक है। तो आपने बच्चों को डिस्क्रिमिनेट करना बताया कि बच्चों जिस सेल के बाहर आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी वो आपका प्लांट सेल है, ठीक है, जिसके बाहर सेल वॉल होगी, और जिसके बाहर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो क्या है, आपका एनिमल सेल है। तो इस तरह बच्चे जो है वो सेल के बारे में डिफ्रेंशिएट करना सीख जाएंगे कि जिसके बाहर सेल वॉल है वो आपका प्लांट सेल है, जिसके बाहर सेल वॉल नहीं है वो है आपका एनिमल सेल, ठीक है। अब जब भी वो सेल के बारे में पढ़ेंगे, अगर आप उनको प्लांट सेल की बात करोगे तो उनको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि हाँ इसमें सेल वॉल होती है,
और एनिमल सेल की बात करोगे तो उनको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि इसमें आउटर लेयर्स हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो इस तरह वो डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाएंगे। उसके बाद है कॉन्सेप्ट लर्निंग। अब क्या हुआ, जितना भी आपने बच्चे को पढ़ाया, अब वो जो है एक जनरल आइडिया, एक जनरल कॉन्सेप्ट के थ्रू आप बच्चों को समझाओगे, ठीक है। अब आपने क्या किया, सारा कुछ फॉर एग्जांपल सेल का लेके चलते हैं कि आपने बच्चे को एक्सप्लेन कर दिया ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, तो लास्ट में बच्चे का एक कॉन्सेप्ट बन गया, ठीक है। उनका एक सेल के बारे में एक पूरा कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। अब जो बच्चा है वो बता सकता है, उनको जनरल आइडिया हो गया, ठीक है, प्लांट सेल का, एनिमल सेल का एक जनरल आइडिया हो गया कि हाँ ये वाला प्लांट सेल है, ये वाला एनिमल सेल है। उन्होंने एक अपने माइंड में कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया कि प्लांट सेल में ऐसा ऐसा होता है, एनिमल सेल में ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। आपने पहले बच्चे को सेल के बारे में बताया, आपने प्लांट सेल के बारे में बताया, एनिमल सेल के बारे में बताया, उसको डिस्क्रिमिनेट करना बता दिया कि प्लांट सेल कैसे अलग है एनिमल सेल से। अब क्या है, उनका एक कंसेप्ट तैयार हो गया है कि एनिमल सेल क्या होते हैं, प्लांट सेल कैसे होते हैं, और हम उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में बैठ जाएगा। नेक्स्ट है रूल या फिर प्रिंसिपल लर्निंग, ठीक है। अब क्या है, इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट लर्निंग में हम एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जो रूल या प्रिंसिपल लर्निंग होता है उसमें आप मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स की बात करते हो, ठीक है। अब हम सेल ही लेके चलते हैं। अब जैसे हम प्लांट्स और एनिमल सेल पढ़ते हैं ना, तो हम पढ़ते हैं कि जो प्लांट सेल होते हैं उनमें जो है वो सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, और एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक प्रिंसिपल है, ये एक रूल है प्लांट सेल और एनिमल सेल को आइडेंटिफाई करने का। दूसरा ये है कि हमारे जो एनिमल सेल है उसमें आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलते, और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं ना, जिसकी वजह से जो आपका प्लांट है वो खाना बना पाता है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो इस तरह रूल और प्रिंसिपल लर्निंग में आप बच्चे को मल्टीपल कॉन्सेप्ट सिखाते हो, ठीक है। हमने एक रूल के थ्रू मल्टीपल कॉन्सेप्ट सिखाते हो। जैसे कि कॉन्सेप्ट लर्निंग में तो आपने एक जनरल आइडिया दे दिया, उनको एक कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब उसके बाद क्या हुआ, आपने मल्टीपल कॉन्सेप्ट बच्चे को बताए। अब क्या हुआ, उनको पता चल गया कि प्लांट सेल है जो आपका, मान लो उनको अब लास्ट में पता चल गया कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में आपका क्लोरोप्लास्ट होगा जो कि एनिमल सेल में नहीं होगा। प्लांट सेल में आपकी सेल वॉल होगी जो कि एनिमल सेल में नहीं होगी। प्लांट सेल में और क्या होगा, सेंट्रियोल्स एब्सेंट होंगे जो कि एनिमल सेल में होंगे, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो है उनको मल्टीपल कॉन्सेप्ट से एक रूल पता चल गया कि प्लांट सेल में क्या क्या पाया जाता है। उसके बाद लास्ट में आपका है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कि जो प्रीवियस लर्निंग के थ्रू वो अब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मान लो आपने उनके सामने क्वेश्चंस रख दिए प्लांट और एनिमल सेल से रिलेटेड, तो अब जो है वो सोच के, रीजनिंग करके, इंटरप्रेट करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग एग्जाम्पल लिए, पर चलो मैं आपको इसको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। तो सिग्नल लर्निंग में आपने बच्चों को एज अ सिग्नल दिया कि बच्चों आपको पता है हमारे बॉडी की बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है। बच्चों ने बोला हाँ जी हमें पता है, सेल होती है, ठीक है। तो ठीक है, तो उसके बाद आपने बच्चे से पूछा, चलो ठीक है ये तो आपको पता है कि सेल होती है। उसके बाद आपने बच्चे से पूछा कि आप बता सकते हो सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। उन्होंने रिस्पॉन्स दिया कि मैम ये होते हैं, मैम वो होते हैं। किसी बच्चे ने बोल दिया कि उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, थोड़ा थोड़ा उनको पता था। थोड़ा थोड़ा उन्होंने बोल दिया कि उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो आपने स्टिमुलस दिया और आपको एक रिस्पॉन्स मिल गया, तो ये था आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद चेन लर्निंग, तो आपने धीरे धीरे बच्चों को समझाना शुरू किया कि ये आपका सेल है, सेल के अंदर सेल के आउटर पार्ट में आपका सेल वॉल होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। आप स्टेप बाय स्टेप बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आपने क्या किया, बच्चों को एसोसिएट करना सिखा दिया, आपने बच्चों को डेफिनेशंस लिखवा दी, ठीक है,
कि दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल कंटेन मेजर कंपोनेंट्स, इट हैज़ डिफरेंट ऑर्गेनली, ठीक है, इट हैज़ साइटोप्लाज्म, इट हैज़ न्यूक्लियस। ये सब आपने डेफिनेशन में बच्चों को बता दिया। अब डिस्क्रिमिनेशन, अब क्या हुआ, अब आपने बच्चों को स्टार्ट किया बताना कि बच्चों सेल के बारे में तो आपको पता लग गया बेसिक। अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट और एनिमल सेल कैसे डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब क्या है, उनके एक कॉन्सेप्ट तैयार हो गया प्लांट और एनिमल सेल के बारे में एक कॉन्सेप्ट बन गया कि ऐसे ये प्लांट सेल है, ऐसे ये एनिमल सेल है, ठीक है। उन्होंने आपने थोड़ा थोड़ा बता दिया। उसके बाद आपने क्या किया, धीरे धीरे उनको मल्टीपल कॉन्सेप्ट बताने शुरू किए। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले तो आपने बता दिया कि प्लांट में सेल वॉल होती है, प्लांट्स में सेल वॉल होती है उनके सेल में, और एनिमल्स में नहीं होती। फिर आपने बताया कि बच्चों प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं जो कि एनिमल्स में नहीं होते। फिर आपने बताया बच्चों प्लांट्स में सेंट्रियोल होते नहीं हैं जो कि एनिमल सेल में होते हैं। तो इस तरह मल्टीपल कॉन्सेप्ट से उनको एक रूल पता चल गया कि अब वो प्लांट सेल और एनिमल सेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब अब वो रियल लाइफ में उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर उनके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है प्लांट और एनिमल सेल से डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, तो वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी गेगनीज थ्योरी ऑफ लर्निंग स्टार्ट होती है। मैंने अलग अलग एग्जाम्पल इसलिए यूज़ करे क्योंकि जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो आप एक एक एग्जाम्पल ज़रूर लिख के आना, जिससे आपका आंसर इफेक्टिव हो जाएगा। और आपको बस की पॉइंट्स याद रखने हैं कि सिग्नल में ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होगा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स में आप बच्चे से कुछ पूछोगे और आपको आंसर मिलेगा, चेन में आप एसोसिएशन करते हो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एसोसिएट करने की कोशिश करते हो। वर्बल एसोसिएशन में डेफिनेशंस वगैरह बताओगे, ठीक है, रिपीटिशन, डेफिनेशन, निमोनिक, ये मेमोरी बेस्ड, मतलब कि बच्चों को मेमोरी बेस्ड है, उसको रिपीट करवाना है, उनको याद करवाने की कोशिश करनी है। फिर मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन में बच्चे डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर पाते हैं। कॉन्सेप्ट लर्निंग में बच्चे क्या कर सकते हैं, वो एक जनरल आइडिया, उनको एक कॉन्सेप्ट पता लग जाता है। रूल या प्रिंसिपल लर्निंग में मल्टीपल कॉन्सेप्ट से वो एक रूल बना लेते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है अपनी तरफ से। तो आप इस वीडियो को एक बार सुनोगे तो अगर आपको समझ आ जाती है, उसके बाद आपको बस एक रिवीजन लेने की ज़रूरत है, सिर्फ पॉइंट्स देखने की ज़रूरत है, आप खुद आंसर में लिख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये जो हमने ऊपर हमारे हायरार्की में पढ़ा ना, उससे रिलेटेड ही है। तो गेन अटेंशन, गेन अटेंशन में क्या है कि जब आप क्लास में जाओगे तो सबसे पहले आप ऐसे ही थोड़ा ना पढ़ाना शुरू कर दोगे, आप जाके पहले उनके अटेंशन भी तो लोगे। हेलो बच्चों कैसे हो आप, चलो पढ़ते हैं, स्टार्ट करें, ठीक है। ऐसे आप बच्चों का अटेंशन गेन करोगे, उसको उनको बोलोगे कि चलो आप अच्छे से बैठ जाओ, हमने अब पढ़ना शुरू करना है। फिर आप बच्चों को इन्फॉर्म करोगे, लर्नर को ऑब्जेक्टिव बताओगे कि आज हमने ये पढ़ना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि मान लो आपने बच्चों को फोटोसिंथेसिस के बारे में बताना है, तो आप बच्चों को बोलोगे कि बच्चों आज का हमारा टॉपिक होगा फोटोसिंथेसिस। तो आप उसके बाद क्या करोगे, स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग, अब आप उनकी पीके टेस्टिंग करोगे, ठीक है। आपने बच्चे को बता दिया कि हमारा आज का ऑब्जेक्टिव ये है, हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप अब उनके प्रायर लर्निंग को देखोगे कि क्या बच्चों को क्लोरोफिल के बारे में पता है, ठीक है, क्या बच्चों को ये पता है कि प्लांट्स वाटर कहाँ से लेते हैं, क्या बच्चों को ये पता है कि और क्या क्या कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। आपने ये प्रायर लर्निंग देख ली। अब क्या करोगे, आप कंटेंट प्रेजेंट करोगे, आप क्या करोगे, कंटेंट को प्रेजेंट करोगे। आपने बच्चे को बताया सारा कुछ फोटोसिंथेसिस के बारे में कि कैसे कैसे फोटोसिंथेसिस होती है और कैसे आपका खाना बनता है, ये सारा कुछ आपने बच्चे को बताया। अब प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस, ठीक है, आप बच्चे को हेल्प करोगे उस कॉन्सेप्ट को समझने में। लर्निंग गाइडेंस मतलब आप ईजीएस्ट वे यूज़ करोगे बच्चे को समझाने के लिए, ठीक है। जैसे आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है तो आप बच्चे को कोई वीडियो दिखा सकते हो या चार्ट के थ्रू पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह आप बेस्ट पॉसिबल अपना वो लोगे, मतलब कि कोई भी
ऐसा बोल सकते हो कि आप हेल्पिंग मटेरियल लोगे इसमें गाइडेंस के लिए, लर्निंग गाइडेंस के लिए। एलिसिट परफॉर्मेंस, एलिसिट परफॉर्मेंस मतलब आप चेक करोगे बच्चे को कि जो मैंने बताया है उसको समझ आया है कि नहीं आया है। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो बच्चों से कि बच्चों क्लोरोफिल कहाँ होता है, ठीक है, क्लोरोफिल का क्या काम है, ठीक है, सनलाइट को कौन ट्रैप करता है। ठीक है, तो ये एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आपने उसको फीडबैक देना है बच्चे को कि वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया। या फिर आप अगर बच्चे ने आंसर सही नहीं दिया है तो आप ऐसे फीडबैक दे सकते हो कि गुड, यू हैव ट्राइड, लेकिन आपको इस तरह सोचना है, मैंने आपको ये पढ़ाया था। कभी भी बच्चे को नेगेटिव री नहीं करनी है, हमेशा पॉजिटिव री करनी है। जब आप किसी भी बच्चे को ऐसा बोल देते हो कि नहीं आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो, तो उनका मोटिवेशन बिल्कुल लो हो जाता है। ठीक है, तो आपको हमेशा एक पॉजिटिव फीडबैक देना होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप आगे अपने टेट के एग्ज़ाम दोगे, कमीशंस का एग्ज़ाम दोगे, तो उसमें क्या आता है, थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें आपको बेस्ट मतलब जो सी टेट का पेपर होता है ये बहुत असेस करता है, तो उसमें आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर देखना होता है। ठीक है, कि पॉजिटिव आंसर क्या है। अगर अगर आपके आंसर में कहीं भी कोई नेगेटिव चीज़ है तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। तो इस तरह आपको हमेशा पॉजिटिव फीडबैक देना होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, उनकी परफॉर्मेंस को असेस करना है। आपने बच्चे को फोटोसिंथेसिस पढ़ा दिया, अपने बेस्ट एवर सोर्सेज का यूज़ करके उनको लर्निंग गाइडेंस दी, उनकी परफॉर्मेंस, उनसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस एलिसिट करने के लिए उनको प्रैक्टिस करवाया। प्रैक्टिस इन द सेंस कि मान लो आपने उनसे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन प्रैक्टिस करवाई, उसके बाद उनको बोला कि लिख के दिखाओ, किसी बच्चे को आगे बुला के लिख के दिखाने को बोल दिया, फिर उसको फीडबैक दिया। अब क्या करोगे, आप सभी बच्चों की परफॉर्मेंस असेस करोगे। ठीक है, आप उनको टेस्ट दे सकते हो, ओरल टेस्ट ले सकते हो, ठीक है, या फिर कोई डायग्राम, फोटोसिंथेसिस के डायग्राम ड्रॉ करने को बोल सकते हो कि बताओ फोटोसिंथेसिस का एक डायग्राम बना के दिखाओ, ओवरऑल ये प्रोसेस चल कैसे रहा है। ठीक है, ये सब आप असेस परफॉर्मेंस में ये सब करोगे। फिर आप क्या करोगे, एनहांस रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र। एनहांस रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र में क्या होता है कि बच्चे को आपने उसको असेस कर लिया। आप बच्चे को असेस करने के बाद उनको की कंसेप्ट दोगे, उनको इजी मेथड्स बताओगे जिससे वो जो कॉन्सेप्ट है बच्चे के दिमाग में लॉन्ग टाइम तक रिटेन रह सके, और वो अपनी नॉलेज में उसको आगे जब आप उससे रिलेटेड कोई और कॉन्सेप्ट पढ़ेगा तो वो उस नॉलेज के साथ उसको मतलब कि कनेक्ट कर पाए, और वो अपने रियल लाइफ में भी उस चीज़ को अप्लाई कर पाए और रियल लाइफ में भी उस चीज़ को समझ पाए। ठीक है, जैसे अगर वो रियल लाइफ में कोई ग्रीन प्लांट देखेगा तो वो बोल सकता है कि ये ग्रीन प्लांट है, इसके अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तो मतलब ये खाना बना रहा है ना। तो वो रियल लाइफ में समझ पाए इस चीज़ को। तो हमारा मेन टीचिंग का मकसद क्या होता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चा रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाए। तो ये है आपके 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है आपका लर्निंग आउटकम्स, ये छोटा सा है। फर्स्ट है वर्बल इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो आप वर्ड्स या उनको कॉन्सेप्ट समझाते हो, ठीक है, या फिर कुछ उन्होंने प्रीवियसली लर्न कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ आप उनको समझाते हो, तो ये वर्बल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल स्किल। इंटेलेक्चुअल स्किल होती है मतलब कि कैसे आप कंसेप्ट और स्किल्स को यूज़ कर पा रहे हो कोई भी एक्शन कैरी आउट करने के लिए, इसको बोलते हैं प्रोसीजरल नॉलेज। मतलब जो आपके कॉन्सेप्ट है, जो आपके स्किल्स है, उसको आप कैसे यूज़ कर रहे हो। कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी होती है जो कि लर्नर यूज़ करता है। ठीक है, लर्नर जो है अपनी इंटरनल प्रोसेसेस को यूज़ करता है, जैसे कि अटेंडिंग, लर्निंग, रिमेंबरिंग एंड थिंकिंग। बच्चा किस तरह अटेंड कर रहा है, कैसे वो समझ पा रहा है, कैसे वो याद रख पा रहा है, कैसे वो सोच रहा है, ये सब आपके कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी में आता है। ठीक है, तो ये जो है इसमें जो क्रिएटिविटी होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज के। एटीट्यूड, एटीट्यूड होता है अपना इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड किसी बच्चे का। फॉर एग्जांपल से समझते हैं कि आपने बच्चे को एनवायरनमेंट के बारे में बताया, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में बताया, तो वो बताने के बाद उसका जो आउटकम है कि वो एनवायरनमेंट कुछ ऐसा कर रहा है जिससे एनवायरनमेंट जो है वो प्रोटेक्ट हो रहा है। मान लो वो
रिसाइकल या रीयूज़ आपने उसको पढ़ाया, तो क्या वो उसके एटीट्यूड में वो आया कि वो रैपर को डस्टबिन में डाल रहा है, ठीक है, प्लास्टिक के रैपर को डस्टबिन में डाल रहा है और इधर उधर नहीं फेंक रहा है। तो ये होता है पर्सन का एटीट्यूड। मोटर स्किल, मोटर स्किल जो है ये आपका मतलब प्राइमरी तो नहीं बोल सकते, ये सेकेंडरी आउटकम होता है, मतलब कि बॉडी पार्ट्स को आप कैसे मैनिपुलेट कर रहे हो अपने मतलब कि एक सर्टेन परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या आप बच्चा लर्निंग आउटकम में एज अ लर्निंग आउटकम इसमें क्या होगा, फिजिकल मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन कैसे बच्चा बिठा पा रहा है। तो ये थे आपके लर्निंग आउटकम्स। तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि जो हमने गैगने के हायरार्किकल थ्योरी या 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़े, तो इसने हमें क्या बताया कि हमें किस तरह सिस्टमेटिकली और स्ट्रक्चरली टीचिंग और लर्निंग करनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो लर्निंग है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। जो 9 इंस्ट्रक्शनल इवेंट है, ठीक है, तो ये इफ़ेक्टिव टीचिंग में किस तरह हेल्प करते हैं ये हमें पता लगा। आउटकम से पता लगा कि ये मतलब कि जो लर्नर जो है उनसे क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, ठीक है। कि वो कॉग्निटिवली ग्रो करें, मेंटली ग्रो करें, फिजिकली ग्रो करें, ठीक है, मोटर स्किल्स आए उनमें। तो सारे मिलकर क्या इंश्योर करते हैं कि जो आपके टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस हो वो मीनिंगफुल हो, पर्पसफुल हो और मेज़र कर सके लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, ठीक है। हम बच्चे को जो हमने पढ़ाया वो हम मेज़र भी कर सके उनके आउटकम से, उनकी परफॉर्मेंस से। तो ये जो अप्रोच है ये कैसे हेल्प करती है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड लॉन्ग टर्म रिटेंशन ऑफ नॉलेज। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे, उसके बाद ये चार्ट बनाओगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे। बेटर होगा कि आप एक ही एग्जाम्पल को लेके चलो और उसी को एसोसिएट करते रहो। अगर अलग अलग देने हैं तो वो भी दे सकते हो, मतलब एक को लेके चलोगे तो ज़्यादा आपको चीज़ समझ आ जाएगी। 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करने हैं, उसके बाद आपको लर्निंग आउटकम्स के बारे में बताना है, फिर कंक्लूजन देना है। इस तरह आपका जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।